खाना मिल रहा है, उनकी एज के हिसाब से वो खाना कम है, उनमें पौष्टिकता और होनी चाहिए, लेकिन उसको भी बंद कराने के चक्कर में लोग रहते हैं। अगर ये मिड डे मील या ये भोजन की व्यवस्था बहुत पहले स्कूलों में हो जाती, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे राइटर लोग पढ़ रहे थे, हमारे पुरखे पढ़ रहे थे, हमारे जो, तो हो सकता है कि एक जनरेशन का और जो है वो लिखने वाले हम 100 लोग क्यों होते, हम 1000 लोग होते, हम 2000 लोग होते, हम और कई लोग होते हैं। इस तरीके से जो है ना एकाधिकार करके खाने पर, संसाधनों पर एकाधिकार करके जिस तरह से पूरी कौम को रोका गया, ये बहुत ही शर्मनाक माहौल है। मैं साथियों इसके साथ यही कहना चाहूँगी, हालांकि बोलना बहुत कुछ था, और पिछले दिनों एक सर्वे आया कि दलित महिलाएं की उम्र सबसे कम है, दलित महिलाएं जो है बहुत कम उम्र जीती हैं, और इसका एक कारण मैं मानती हूँ भोजन। एक कारण भोजन इसलिए है क्योंकि परिवार में जब भोजन थोड़ा होता है तो औरत सबसे कम करती है, और जब भोजन नहीं होता तो कुपोषण होता है, हजारों बीमारियां लग जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, और सबसे पहला जो असर है वो यही होता है कि आपकी आयु कम हो जाती है। आप छोटी मोटी बीमारी से भी, अगर हम सर्वे उठा करके देखें तो पाएंगे कि दलित महिलाओं का, दलित समाज का एक पूरा वर्ग स्वास्थ्य की, खून की कमी से जूझ रहा है, और ये इसके भोजन के एकाधिकार के कारण ये सब संभव हो पाया कि आप किसी न किसी तरीके से, जब व्यक्ति भोजन की जद्दोजहद में डूबा रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचा कैसे। तो इस तरीके से पूरा एक जो वर्ग है। अच्छा, एक बात मैं इसमें भूल गई कि नविश जी आप जानते होंगे महाराष्ट्र में मरे जानवर खाने का बहुत वो था, बेबी ताई मामले की आप आत्मकथा पढ़िए, उस मरे जानवर को खाने से एक तरह की बीमारी होती है, और महाराष्ट्र में बहुत लोग उस तरह की बीमारी से ग्रसित है, और वो ऐसे नहीं कि एक पीढ़ी में आती है, वो पीढ़ियों से चलती है, उनके 4 पीढ़ी के फोरफादर ने भी खाया होगा, तो वो जनरेशन में चलती है वो बीमारी। तो इस तरीके से जो है वो बीमारियां, भोजन कम हो, भोजन खराब हो, भोजन जूठन हो, भोजन बासी हो, या भोजन घटिया क्वालिटी का हो, या भोजन ना हो, उसका हमारे शरीर पर, हमारे जनरेशन पर, हमारे अधिकारों की लड़ाई पर, हमारे संघर्ष पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। साथियों, इसी के बाद में अपनी बात खत्म कर दूं। बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और मेरी आत्मकथा में तो खैर भूख का जिक्र बार बार आ ही रहा है। मैं एक बात इसमें रख रहा था कि जो मरे हुए जानवर खाने वाली जो बात है, ये हमारे उत्तर भारत में बहुत बड़े हिस्से में रही। दयाशंकर एडवोकेट हैं एक आगरा के, उन्होंने मेरी आत्मकथा में चिल्ली का जिक्र पढ़ने के बाद एक लंबा लेख लिखकर मुझे बताया। उन्होंने स्वामी अच्युतानंद के साथ काम करने वाले 2 बड़े हमारे सैनिकों के नाम बताए, और बताया कि वो ऐसे हालात में काम कर रहे थे कि वो चिल्ली जो थी उसका एक नाम बदलकर अपने गांव से मंगाते थे, अच्छा सा नाम कि वो हमें प्रसाद जैसा कुछ मैं बोल रहा हूँ कि वो हमें भेज देना, और उसको खाने के बाद वो लोग समाज में सामाजिक काम किया करते थे। मुझे मैं अगर इस चिल्ली वाले प्रसंग पर अगर जाऊँ तो मुझे याद आता है कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहाँ ये चिल्ली का काम नहीं होता था, लेकिन मरे हुए पशु का मांस जरूर खाया जाता था। मैं जिस रावण की बात कर रहा था, उस लड़के के घर में हमारे घर के बाद तक ये मुर्गा मवेशी का मांस खाने का सिलसिला रहा, और हमारी परिस्थिति ये थी कि मेरे पिताजी की तो मृत्यु 5 साल की उम्र में हो गई थी, और वो मुर्गा मवेशी उठाने का काम नहीं किया करते थे। और बात यह है कि घर इसलिए तबाह हो गया कि मुर्गा मवेशी उठाने के लिए आदमी शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो अकेले वही मजबूत व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई। बाद में बचे मेरे ताऊ जी थे, तो वो तो अंधे थे। एक बब्बा जो थे वो गंगा के बहुत बड़े भक्त थे,
और गंगा भक्ति के कारण उनके पैर पर एक लहू चढ़ गया तो उनका पैर टूट गया। तो ये सब लोग इस हालत में पहुंच गए, तो मुद्दा मवेशी का मांस खाने की मजबूरी वहां बन गई। लेकिन जो अनीता जी ने एक बात जो कही थी अंग्रेजों के बारे में, कि अंग्रेज लोग जो थे वो खाना नहीं खाने ब्राह्मण रसोईया रखते थे, वो बात हाँ फैक्चुअली ठीक नहीं है। ब्राह्मण भी रहता हो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ब्राह्मण ही रसोईया रहता है, मुस्लिम भी रसोईया रहते थे। और इस बात का भी एक प्रमाण आपने हजारी की आत्मकथा का बार बार जिक्र होता है, उन्होंने शिमला के प्रसंग में ये बात लिखी है कि उनकी माँ से अंग्रेज महिलाएं खाना बनवा रही थी। उन्होंने एक बात और बड़ी दिलचस्प लिखी, वो कहते हैं कि जो हिंदू उच्च जातियों के बच्चे थे वो हमें दूर कर दिया करते थे कि भंगी का बेटा है, भंगी का बेटा है, तो उनके साथ हम नहीं रह सकते थे। लेकिन जो अंग्रेजों के बच्चे थे वो अंग्रेज महिलाएं कहती थी कि अपने बच्चों को भी कि इनको अंग्रेजी सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सीखने का मेरा जो सिलसिला है वो अंग्रेजों के संपर्क से आया। तो जिस तरह की छुआछूत हमारा सबल हिंदू करता है, वैसी छुआछूत अंग्रेज नहीं किया करते थे। उत्पीड़न के उनके दूसरे क्षेत्र थे, लेकिन वो इस तरह के, बल्कि अंग्रेजों को तो ये समझाना मुश्किल हो गया था कि अस्पृश्यता होती क्या है, कि भाई एक आदमी को छूने से दूसरा आदमी अपवित्र कैसे हो सकता है। बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात थी, तो इसको समझाना भी बहुत मुश्किल बात थी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपको, कुछ सवाल तीनों वक्ता हमारे बोल चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। हमारा पैनल बहुत समृद्ध रहा है और